नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट शुरू है, तो उसमें जो बचे हुए कंटेंट है उसे देखेंगे। ठीक है, वह भी फास्ट रिवीजन में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप तक जो भी स्टडी के रिलेटेड ऑथेंटिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, वह सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि यह जो इंफॉर्मेशन है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि जो भी उसके उद्देश्य थे, लेवल्स भी देख चुके हैं हम। 3 लेवल देख चुके हैं, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और अवबोध स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को देख चुके हैं। और उसके साथ ही हमने क्लासिफिकेशन, जो एजुकेशन के उद्देश्य होते, टीचिंग के जो उद्देश्य हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के जो भी उद्देश्य बने हैं ब्लूम के द्वारा और गैगने के द्वारा, जो भी उद्देश्य उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसे भी हमने देख चुके हैं। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं वह सारे के सारे पार्ट जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में ये सारे घटक कितने इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, यह देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके जो 3 टाइप्स है इसके, निरंकुश शिक्षण यानी ऑटोक्रेटिक या ऑटोक्रेसी सिस्टम, दूसरा है प्रजातांत्रिक सिस्टम यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हस्तक्षेप रहित शिक्षण यानी लेजेस फेयर। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला जो भेद है निरंकुश शिक्षण, इसे ही हम ऑटोक्रेसी शिक्षण भी कहते हैं। इसे ही, ठीक है, इसे ही एकतंत्र शासन प्रणाली भी कहा जाता है। एकतंत्र शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। इसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह शिक्षक प्रधान मानी जाती है और शिक्षक की बातों को शिक्षार्थी बिना तर्क करते हुए स्वीकारता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह टीचर की किसी भी बात को बिना तर्क यानी कोई भी लॉजिक न देते हुए सुनता है, समझता है और उनकी बातों का स्वीकार करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो सेकंड टाइप है प्रजातांत्रिक शिक्षण, इसे ही और एक नाम दिया गया है लोकतंत्र शासन प्रणाली शिक्षण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो पार्ट है, ठीक है, प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली को ही अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी करते हैं और बिना किसी भय से अपने विचारों का आदान प्रदान प्रस्तुत करते हैं या अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे संप्रेषण होता है। ठीक है, लोकतंत्र में स्वानुशासन पर अधिक बल दिया जाता है, यानी प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली में
शिक्षक और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और छात्र दोनों के संबंध यह मानवीय आधार पर रहते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए बिना किसी डर से वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे के सामने। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। अब जो अंतिम बचा है वह हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली है। यहाँ पर हस्तक्षेप रहित शासन शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं या हस्तक्षेप रहित शिक्षण भी कहते हैं। इसे ही हम अंग्रेजी में लेजर फेयर भी कहते हैं। इसमें सबसे इसकी जो व्यवस्था है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली की जो व्यवस्था है सबसे लचीली मानी जाती है और इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में यहाँ पर छात्र के सामने कार्य करते हैं और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब हम देखेंगे और एक है आगे जो जिस प्रकार हम शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार देख चुके हैं, वैसे ही हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि शिक्षण के स्वरूप के आधार पर प्रकार। ठीक है, अब हम शिक्षण के स्वरूप के आधार पर जो प्रकार बनते हैं वो है 3 प्रकार के। ठीक है, इसे ही हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, पहला जो भेद है निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, इसे ही डायग्नोस्टिक फंक्शंस भी कहते हैं। वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसे ही हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यानी विस्तृत विवेचन किया जाता है। उपचारात्मक यानी रेमेडियल। ठीक है, समझ में आया यह? अब निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक है क्या? यह कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र यूनिक है। यहाँ पर हर छात्र एक अद्वितीय है और इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह ज़्यादा सक्रिय होती है और पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है और इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं। अब हम देखेंगे रेमेडियल यानी उपचारात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर देखिए कि निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कमियाँ शिक्षक के सामने आती है। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रवृत्ति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। अब बचा वर्णनात्मक। यहाँ पर जो भी शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं वह डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक यानी वहाँ पर जो भी क्रियाएं होती है वह सारी वर्णन के द्वारा या डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के आधार पर होती है। यहाँ पर जो क्रियाओं का जो आदान प्रदान होता है या विचारों का आदान प्रदान होता है, आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है और अध्याय के बाद यहाँ पर वर्णनात्मकता के तौर पर अपने विचारों को संप्रेषित कर इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के साथ डिस्क्रिप्टिव यह भी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शिक्षण के प्रकार में। अब हम देखते हैं देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की तुलना। इसे हम सिलेबस एंड करिकुलम भी कहते हैं और यहाँ पर मैं
पूरा यहाँ पर जो टॉपिक है यह पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, यह बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं इसे एक टेबल फॉर्म में लेकर आई हूँ जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अभी पाठ्यक्रम की जो प्रवृत्ति है यानी नेचर है वह वर्णनात्मक है यानी डिस्क्रिप्टिव है, और पाठ्यचर्या की जो प्रवृत्ति है वह निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्टिव है। पाठ्यचर्या किसके लिए किया जाता है तो कोर्स के लिए किया जाता है, और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस किसके लिए किया जाता है तो विषय के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसका जो विषय का क्षेत्र होता है वह संकुचित क्षेत्र होता है। यहाँ पर मतलब सिलेबस एक कंटेंट दिया जाता है और उस कंटेंट के आधार पर ही हमारी पूरी क्रियाएं निर्भर होती है। अब यहाँ पर पाठ्यचर्या जो है यानी करिकुलम है, इसका जो विषय का क्षेत्र होता है वह बहुत ही बड़ा यानी विस्तृत यानी वाइड लेवल पर होता है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कौन सेट करता है? पाठ्यक्रम अगर आपको ध्यान में आता होगा कि पाठ्यक्रम होता क्या है तो पाठ्यक्रम कौन सेट करता होगा यह आपको समझ में आया होगा। और पाठ्यक्रम परीक्षा बोर्ड तैयार करते हैं यानी सेट करते हैं, और पाठ्यचर्या यह सेट करता है सरकार या उच्च संस्थान। जो भी हमारे देश की सरकार है, उच्च संस्थान है, वह पाठ्यचर्या यानी करिकुलम को सेट करते हैं। अब पाठ्यक्रम का जो अवधि होता है वह निश्चित मान्यता 1 वर्ष होती है या 2 वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है। लेकिन पाठ्यचर्या की जो अवधि होती है वह कोर्स समाप्ति तक यानी जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक यह करिकुलम चलता ही रहता है। और पाठ्यक्रम की जो समरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी है विभिन्न अध्यापकों के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, और पाठ्यचर्या यानी करिकुलम है यहाँ पर सभी अध्यापकों के लिए एक समान या समान होता है। समझ में आया यह पाठ? पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम का जो यहाँ पर दोनों की जो प्रवृत्ति है, पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति है वर्णनात्मक और पाठ्यचर्या की निर्देशात्मक। किसके लिए किया जाता है पाठ्यक्रम? विषय के लिए, पाठ्यचर्या कोर्स के लिए। पाठ्यक्रम का जो स्कोप होता है वह संकुचित होता है और पाठ्यचर्या का विस्तृत यानी वाइड यानी बड़ा होता है। और यहाँ पर पाठ्यक्रम कौन सेट करता है तो परीक्षा बोर्ड, और पाठ्यचर्या को सेट करता है सरकार या उच्च संस्थान। अभी पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है वह निश्चित मान्यता 1 वर्ष 2 वर्ष की अवधि में ही ख़त्म करना पड़ता है या समाप्त करना होता है। लेकिन पाठ्यचर्या का जो अवधि है यानी पाठ्यचर्या की जो समय सीमा है वह कोर्स समाप्ति तक है। अब पाठ्यक्रम की जो समरूपता यानी यहाँ पर विभिन्न अध्यापकों के लिए है। ठीक है, विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न समरूपताएं होती हैं, और उसी तरह पाठ्यचर्या के लिए जो समरूपताएं होती है वह सारी की सारी एक समान होती है। समझ में आया? ठीक है, अब हम अगला पाठ देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण, अनुदेशन तथा अधिगम। अब यहाँ पर भी मैंने एक टेबल फॉर्म में लेकर आई हूँ क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ पर इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसे शिक्षण को टीचिंग, अनुदेशन को इंस्ट्रक्शन और अधिगम को लर्निंग कहते हैं। इन तीनों का परस्पर संबंध निकटतम संबंध माना जाता है। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो अधिगम को संभव बनाता है, और इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं इसको निरर्थक माना जाएगा। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं, और शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है। और हम तुलनात्मक यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे तीनों में, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग। ठीक है, अब टीचिंग में देखिए मूल विचार ज्ञान, जो टीचिंग का जो मूल विचार होता है वो ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करना।
मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा विजुअलाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है, परंतु मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो यह सारा का सारा कंटेंट मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपके मोबाइल का जो स्क्रीन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज करने में आपको दिक्कत आ रही होंगी, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उसी के साथ ही लाइक भी कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि मैं जब वीडियो डाल दूँगी तो उसकी जो वीडियो के नोटिफिकेशन है या वीडियो मैं जब भी डाल देती हूँ तो डायरेक्ट आपको मिल जाए, और बेल आइकन दबाने से जो उसकी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगे मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ क्योंकि आपको पढ़ाई में भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो मूल विचार है, अब दिखाई दे रहा है। शिक्षण का जो मूल विचार है, ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करना। अब यहाँ पर एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षण का मूल विचार है यानी मूल उद्देश्य है कि ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना यानी एक से दूसरे पीढ़ी को प्रदान करना, इस हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, ठीक है, अनुदेश निहित होता है। और तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है। अब हम इससे तुलनात्मक अध्ययन पर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण के मूल विचार को देख चुके हैं, वैसे ही हम अनुदेश को देखेंगे। अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस है। अनुदेश में छात्र एवं शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतः प्रक्रिया की संभावना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षण में है दोनों छात्र और शिक्षक में यह संवादात्मक संबंध होता है। अब अधिगम यानी लर्निंग में शिक्षण और अनुदेशन के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। अब बचा हुआ जो पार्ट है देखेंगे नीचे, शिक्षण में अनुदेश निहित होता है और यहाँ पर जो अनुदेश में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन इसमें अधिगम निहित नहीं होता। उसी तरह लर्निंग यानी अधिगम में अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेश सहायक होते हैं परंतु आवश्यक नहीं, यानी अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन मदद करते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। अभी शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास होता है। उसी तरह हर अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन में केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है और अधिगम में शिक्षण और अनुदेशन के प्रभाव का परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि शिक्षण, अनुदेशन तथा अधिगम में क्या फ़र्क होता है। इस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह तर्क कथन और स्पष्टीकरण के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि एक आध एग्जाम्पल दिया जाएगा और उससे आपको पहचानना पड़ेगा। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि शिक्षण में महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र भी दिए हैं और उन शिक्षण सूत्रों को देखने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना दिया है मैंने। आपको इस चार्ट में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कभी भी शिक्षण सूत्र के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोध के आधार पर समय समय पर अनुभवी जो शिक्षक, मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्रियों ने
अपने अपने अनुभवों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है और इन्हीं सूत्रों रूप में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है और जो भी शिक्षण के सूत्र है वह आपके सामने यह छोटे से चार्ट के तौर पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है सरलता से जटिलता की ओर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे ही हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसे भी कह सकते हैं। और पाठ्य सामग्री को संगठित करते एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताए, फिर क्रमानुसार जटिल प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण के विषयों का प्रारंभ कर सकता है। समझ में आया यहाँ पर? मतलब शिक्षक पहले जो सरल तथ्य होते हैं या सरल प्रत्यय होते हैं, पहले वह सारे सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पढ़ाने चाहिए। बाद में जैसे कठिन या क्लिष्ट या जटिल जो भी प्रत्यय होते हैं उसको पढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही सरल प्रत्ययों को पढ़ाने लगते हैं तो विद्यार्थियों की रुचि और अधिक बढ़ जाती है और आगे चलकर जटिल जो तथ्य होते हैं या प्रत्यय होते हैं उसको सुनने में भी वे सक्रियता दिखाते हैं या अपनी रुचि को दिखाते हैं। अब हम देखेंगे ज्ञानात्मक से ज्ञान, ज्ञान से अज्ञान की तरफ। नोन टू अननोन। अभी नोन टू अननोन इसमें क्या होता है पहले देखेंगे। इस सूत्र में छात्र को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान हो, यानी पहले से उन्हें मालूम होना चाहिए। ऐसी बातों से वे जो शिक्षक होते हैं वह अपनी मतलब विचारों को सामने वाले छात्रों को संप्रेषित कर सकते हैं। फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए और इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय को कक्षा में संक्षिप्त रूप में बता सकता है उदाहरणों के साथ। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट की ओर। ठीक है। और इस सूत्र में शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए और बाद में उन्हें अमूर्त यानी सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे जो चौथा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट। ठीक है। इसमें शिक्षण के प्रारंभ में ही छात्र के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता भी आती है। शिक्षक का जो कार्य है उनकी शंकाओं का निराकरण करना। मतलब यहाँ पर जो छात्र की जो भी समस्याएं होती है उसे मतलब सॉल्व करना शिक्षक का कार्य होता है। पांचवा देखिए विशेष से सामान्य की ओर, यानी पर्टिकुलर टू जनरल। इस सूत्र में पहले छात्र के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल स्थापित किए जा सकते हैं और इसको आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, देखिए कि आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग किस शिक्षण सूत्र को कहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है विशेष से सामान्य की ओर। अभी छठा है शिक्षण सूत्र, देखिए मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, यानी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। समझ में आया? यहाँ पर अगर यह सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह
मनोविज्ञान यानी मन से और तर्क से जुड़ा है। ठीक है, पहले इसमें देखेंगे कि पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि को अनुकूल हो। उसके बाद विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिए जाए। अभी देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस, और इस शिक्षण सूत्र में विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। और एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा टीचर पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है और जिससे विश्लेषण कहा जाता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। 8वां है पूर्ण से अंश की ओर यानी होल टू पार्ट्स। ठीक है, होल टू पार्ट्स इस शिक्षण सूत्र में गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिक के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है यानी व्याख्या होती है, बाद में उसके अंशों का स्पष्टीकरण किया जाता है। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते, जो भी फल है इत्यादि को देखने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो कहने का भाव यही है कि यानी तात्पर्य यही है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्र के सामने रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिए जाते हैं, तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। और हम यह कहना चाहते हैं, इस तात्पर्य यह है कि जब एक बड़ी चीज़ को दिखाने के बाद यानी एक बहुत बड़ा वृक्ष देखने के बाद आपको पता चलता है कि यह वृक्ष है और वृक्ष में कितने सारे और भी शाखाएं होती है, और भी तना होते हैं, और भी पत्ते होते हैं, बहुत सारे फल भी होते हैं, यह सारा आपको ध्यान में आ जाता है। प्रकृति का अनुसरण यानी फॉलो द नेचर्स। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्रकृति के वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। अभी जो अंतिम शिक्षण सूत्र बचा है, यह 10वां शिक्षण सूत्र है। इसे ही हम ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस भी कहते हैं। मॉन्टेसरी और फ्रोएबेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, देखिए, मॉन्टेसरी और फ्रोएबेल ने किस शिक्षण सूत्र को महत्व दिया है? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना चाहिए कि इंद्रियों का प्रशिक्षण इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक भी रहे हैं और यह एक सूत्र भी है। हमारी 5 इंद्रिय जो भी है, कान, नाक, आँख, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग भी कहते हैं। जैसे कि डोर टू नॉलेज, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिगम उपयोग करना चाहिए और श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? यह शिक्षण के सूत्र 10 शिक्षण सूत्र है। सरलता से जटिलता की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रकृति का अनुसरण और इंद्रियों का प्रशिक्षण। ठीक है, अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत
और यहाँ पर दो प्रकार के सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यह बहुत ही छोटा चार्ट दिखाई दे रहा होगा या इसके जो वर्ड्स है आपको ब्लर दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपके सामने एक एक सिद्धांत को स्पष्ट करते जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षण के जो दो सिद्धांत है उसमें से पहला सिद्धांत है जनरल प्रिंसिपल, और इसकी जो भी महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल में जितने भी सिद्धांत आते हैं उन सारे सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। कम से कम 12 सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं, और यह कंटेंट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हॉस्ट और बड़ा होने की वजह से, और जो हम फास्ट रिवीजन के तौर पर टॉपिक कवर कर रहे हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो प्लीज़ दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब एग्ज़ाम हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव यानी विश्लेषण के तौर पर आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम के चैनल पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो की जो भी PDF बनेगी मैं उसे डाल दूँगी, क्योंकि यह सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम देखेंगे सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल्स। इसमें पहला जो प्रिंसिपल है प्रेरणा का सिद्धांत। यह प्रिंसिपल छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा देखिए गतिविधि का सिद्धांत। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं, और फ्रोएबल की किंडरगार्टन की अवधारणा यानी फ्रोएबल किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट इसी आधार पर आधारित है। फ्रोएबल और किंडरगार्टन की जो भी अवधारणा है वह हम आगे जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं इसे आपको कवर कर दूंगी और इस अवधारणा को स्पष्ट भी कर दूंगी। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत इसे ही हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, और शिक्षार्थी यानी छात्र और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो प्रभावशीलता होती है उसे बढ़ाया जाता है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ भी कहते हैं, और जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो अगला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम्स भी कहते हैं, और यह सिद्धांत शिक्षण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत भेदों को पहचानने का सिद्धांत। आपको लग रहा होगा कि यह कंटेंट में नहीं है और यह कहाँ से लेकर आई है, लेकिन मैं जो फास्ट रिवीजन के तौर पर नोट्स बनाकर लाई हूँ वह एक किताब से नहीं है, वो बहुत सारी किताबों से मैंने यह डेटा कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और हर एक वर्ड को नोट करते जाएंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं 100% बताऊँगी कि इस टॉपिक पर जो 10 मार्क्स के जो भी 5 क्वेश्चन बनते हैं वो 100% आपके क्लियर होकर रहेंगे। चयन का सिद्धांत, अभी देखिए यहाँ पर चयन का सिद्धांत है, इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी कहते हैं। और ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है और शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन यानी अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। यह सिद्धांत बता है कि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, और शिक्षक, छात्र या कोई भी अध्ययनकर्ता या अध्येता दोनों को अपने उद्देश्यों को अपडेट करना चाहिए, यानी उसको हमेशा मतलब अच्छे से
और भी निखारना चाहिए और भी पढ़ाई करनी चाहिए और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होने चाहिए। योजना का सिद्धांत, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं। और हर एक शिक्षक के निश्चित समयबद्ध यानी टाइम बाउंड उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। समझ में आया यह? ठीक है, योजना का सिद्धांत। अभी जो बचा है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन भी कहते हैं। और अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। जैसे देखिए कि यहाँ पर इस सिद्धांत का बताने का तात्पर्य यह है कि जो भी विषय है अधिगम के लिए, वह विषय एक ही बार ब्रॉड मतलब बड़े स्तर पर नहीं पढ़ाना चाहिए कि उसको इकाई यानी घटकों में विभाजित कर अगर छात्रों को पढ़ाया जाए तो वह और भी सरल हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो फास्ट रिवीजन की जो कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी पार्ट है, जो भी टॉपिक है, उसे मैं एक साथ पढ़ाने के बजाय पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो समझ में आया एग्जाम्पल? ठीक है, अब हम देखेंगे संशोधन का सिद्धांत। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट भी कहते हैं। और शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब हमने जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान को दिन प्रतिदिन तराशना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। उसी के बाद हम संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास जो बचा हुआ ज्ञान है उसे हम बढ़ाएंगे नहीं तो उसका संशोधन नहीं होगा। अगर संशोधन होना चाहिए तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, उसे निखारना चाहिए, तभी इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण जो उपयोग है वह सिद्ध हो जाएगा। अभी जो बचा है सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। यह जो सिद्धांत है, कक्षा में गंभीर वातावरण अगर रहा तो कोई भी स्टूडेंट रुचिपूर्वक नहीं पढ़ेगा। कभी कभी गंभीर भी होना चाहिए, लेकिन इतना गंभीर भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट का ध्यान कहीं और लगे, पढ़ाई में नहीं। तो यह जो सिद्धांत है कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा का वातावरण हास्यपूर्ण यानी हंसता हुआ रखेंगे और रचनात्मक बनाए रखेंगे तो हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वह पूर्ण हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और इस सिद्धांत में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और क्रियान्वयन पर बल देता है और शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायक होता है। समझ में आया आपको? जनरल सिद्धांत में यह 12 सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीचर की दृष्टि से भी, छात्र की दृष्टि से भी, कक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। इस सिद्धांत में शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व तत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवा कर प्रेरित किया जाता है या किया जा सकता है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को समझ होनी चाहिए कि प्रत्येक छात्र का स्वभाव, जो मनोविज्ञान है, जो मानसिकता है, वह अलग अलग होती है और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें प्रेरणा देना और उनकी ज़रूरतों की पहचान कर उनके जो समस्याएं होती है उसका निराकरण करना।
अभी दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है और एक रास्ता यानी मोनोटोनी को तोड़ता है और यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह सिद्धांत छात्र की उस कक्षा में चलने वाली लंबी जो कक्षा वार्ता होती है उस थकान को मिटाकर उसमें एक रास्ता जो होती है वह छात्रों को सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण है। पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। यह सिद्धांत विशेष रूप से छात्र यानी छोटे बच्चों के संदर्भ में बहुत ही सिद्ध होता है यह सत्य है। रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सीखने के लिए लागू होता है। सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत है, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन कहते हैं और यह जो सिद्धांत है छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रबलन का सिद्धांत और यह जो सिद्धांत है छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए यानी सही व्यवहार के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत यानी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। यह जो सिद्धांत है शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम यानी स्टेबल लर्निंग के प्रयोजन से किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत जो अंतिम है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। यह सिद्धांत शिक्षक के द्वारा अपनी त्रुटियों की पहचान करने और समस्याओं के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधित है। आपको यह समझ में आया शिक्षण के सिद्धांत, दो प्रकार के सिद्धांत हैं। शिक्षण के दो प्रकार के सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। आपको यह चार्ट दिख रहा है टीचिंग कंटिन्यूम का और यह आपको बहुत ही बारीक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं इसे जूम करवा कर दिखा देती हूँ क्योंकि आपका जो भी यह इस पार्ट पर जो भी प्रश्न बनेंगे वह सॉल्व हो सके, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण सातत्यांक यानी टीचिंग कंटिन्यूम। इसमें देखिए अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस, प्रतिपादन यानी इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अनुबंधन है उसका जो उद्देश्य होता है व्यावहारिक परिवर्तन एवं आदतों का विकास। प्रशिक्षण का उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन एवं कौशल्यों का विकास। अनुदेशन का उद्देश्य है ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास और प्रतिपादन का जो उद्देश्य है विश्वास परिवर्तन एवं विश्वास तथा मूल्यों का विकास। अभी दूसरा है शिक्षण। अनुबंधन का जो टीचिंग यानी शिक्षण है प्रारूपित के आदतों का निर्माण करना। प्रशिक्षण का जो शिक्षण है प्रशिक्षण के संदर्भ में जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षण किया जाता है प्रारूपिक कौशलों के निर्माण एवं विकास। अनुदेशन का जो शिक्षण है मानसिक ज्ञान प्रदान करने में और प्रतिपादन का है आंतरिक स्तर पर अमूर्त ज्ञान प्रदान करने में। शिक्षण पक्ष अनुबंधन का है क्रियात्मक निम्न स्तर है, प्रशिक्षण का क्रियात्मक उच्च स्तर है, अनुदेशन का ज्ञानात्मक और प्रतिपादन का भावात्मक। अधिगम की प्रकृति देखिए, अनुबंधन की संकेत अधिगम है, प्रशिक्षण की जो अधिगम की प्रकृति है वह क्रमागत अधिगम है,
अनुदेशन की प्रकृति है संप्रत्यय अधिगम या बहुभेदीयकरण अधिगम भी है। और प्रतिपादन का जो अधिगम प्रकृति है नियम या सिद्धांत अधिगम। समझ में आ रहा है आपको? नियम या सिद्धांत का अधिगम। अभी देखिए यहाँ पर शिक्षण का जो स्तर है अनुबंधन का, ठीक है, अनुबंधन का जो शिक्षण का स्तर है स्मरण स्तर यानी यांत्रिक है। बाद में आता है प्रशिक्षण में भी स्मरण स्तर यांत्रिक है। अनुदेशन में अवबोध स्तर है। और जो अंतिम बचा है प्रतिपादन उसमें पूर्ण चिंतन स्तर है। प्रयोग, और यहाँ पर देखिए अनुबंधन में जो प्रयोग किए जाते हैं वो छोटे बालकों को और पशुओं का जो परीक्षण होता है या प्रशिक्षण होता है उसमें होता है। और बाद में देखिए जो प्रशिक्षण है बालकों एवं पशुओं का होता है। यहाँ पर अनुदेशन है जो शिक्षा प्रदान करना विद्यालय में है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिपादन में प्रयोग किया जाता है उच्च शिक्षा प्रदान करना, उच्चकृत शिक्षा संस्थाओं में इसका प्रयोग होता है। अभी उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। अनुबंधन में जो उदाहरण होते हैं वो छात्रों को वर्णमाला, गणित ज्ञान, उत्तम आदतों को सिखाने के लिए इस अनुबंधन का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण पढ़ना, लिखना, बोलना आदि कौशल्यों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। अनुदेशन में प्रत्यय सिद्धांत एवं नियमों का अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। और जो प्रतिपादन में है अभिवृत्ति, मूल्यों, विश्वास एवं भावनात्मक विकास होता है। जो अनुबंधन और प्रशिक्षण है यानी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग है वह व्यवहार परिवर्तन यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इसमें यह दो भेद है व्यवहार परिवर्तन के, और इसे ही चेंज इन बिहेवियर कहा जा सकता है। और अनुदेशन और प्रतिपादन यह विश्वास एवं ज्ञान में परिवर्तन यानी चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज, इसके दो पार्ट्स है। यह समझ में आया ये चार्ट में आपको, ठीक है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ज़रूर, और थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है मैं और अच्छे से वीडियो आप तक पहुंचाने में मतलब सफल हो जाऊं, और आपकी जो भी पढ़ाई है वह मेरे चैनल पर पूरी करवा कर लूँगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पढ़ाई मैं पूरी करा कर लूँगी। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे एक टॉपिक पर, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर भी वीडियो लेकर आऊँगी ज़रूर। और जो टाइम टेबल है मैं बना रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो भी मुझसे बन जाता है अच्छे से पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे नोट्स, और नोट्स बनाने में मुझे टाइम भी बहुत लग रहा है क्योंकि एक किताब से अगर करेंगे तो 100% शायद नेट क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर जीआरएफ को हासिल करना है या जीआरएफ को पाना है तो हमें कम से कम 4 या 5 बुक्स को रेफ़र करना ही पड़ेगा, तब जाकर ही हम अपना जो टारगेट जीआरएफ है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं दोस्तों श्योरिटी देती हूँ कि आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं। और इतना ऑथेंटिक मटेरियल आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा, और फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे थोड़े दिन में। और मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो करते रहिएगा, वहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम जो भी पीडीएफ है बनेंगी मुझसे मैं उसे डालते जाऊँगी, और उसी के साथ आपको जो भी
क्वेश्चन है स्टडी के रिलेटेड, ओनली फॉर स्टडी के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर चैटिंग के थ्रू भी आप मुझे चैट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।